शुरू कर दिए हैं क्या? चलिए बच्चों, आपका क्लास मैं शुरू करता हूँ। हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कर रहे थे, समबाहु त्रिभुज के बारे में। हमने एक क्लास आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में दिया है, और वो क्लास में मैंने आपको बताया कि कोई एक ट्रायंगल, कोई एक त्रिभुज यदि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक, आज का जो पूरी क्लास है उस क्लास में हम पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन है। देखो, हमारा जो मेन टॉपिक है वह हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कर रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक, मेन फोकस ये है। ठीक, और हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि कोई भी ट्रायंगल समबाहु है तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। और आज का जो हमारा क्लास है यह इस चीज पर है कि किसी एक ट्रायंगल को समबाहु ट्रायंगल होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। ठीक, तो मैं आपको बस बहुत ही जल्दीबाजी में मैं रिकॉल कर देता हूं कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और जो इक्विलेटरल है तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी दिया होगा। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ए, बी और सी। ये एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो पहला प्रॉपर्टी है इसका ऑल साइड आपस में इक्वल होगा, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि तीनों एंगल आपस में इक्वल होगा, और इसको हमने आपको बताया था कि तीनों एंगल का मेजरमेंट भी 60 डिग्री होता है, ये था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में किसी भी वर्टेक्स से यदि हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब हम मान लो कि ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए डी जो हमने ड्रॉ किया वह मीडियन है, मतलब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ए डी के पास एंगल बाइसेक्टर का भी प्रॉपर्टी आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, और साथ ही साथ ए डी जो है वो एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। किसी भी वर्टेक्स से हम बताए थे, मतलब सी से भी यही होगा और बी से भी यही होगा, ये दूसरा प्रॉपर्टी था। तीसरा मैंने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होगा या जो एंगल बाइसेक्टर होगा, जो एल्टीट्यूड होगा, उसका लेंथ आपस में इक्वल होगा। मतलब समझ लो कि ए डी ई और वो एक ही पॉइंट से पास करेगा, ये एफ, और ए डी बी ई और सी एफ जो है यह मीडियन है, तो ये क्या कंक्लूड करेगा कि ए डी का जितना लेंथ होगा उतना ही बीई का होगा और उतना ही सीएफ का होगा। यदि यह मीडियन है तब भी यह प्रॉपर्टी है, यह एंगल बाइसेक्टर है तब भी यह प्रॉपर्टी है, ये एल्टीट्यूड है तब भी यह प्रॉपर्टी है। ये हमने आपको बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाया था। उसके बाद हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और जिसका यूज करके हमने कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था। तो ये कॉन्सेप्ट मैं रहने देता हूँ, इसको यदि हमें समय मिला तो फिर मैं एक बार इसको इस पर क्वेश्चन में करवाऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और कॉन्सेप्ट क्या था मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बी और सी, और इस BC पर कोई एक पॉइंट D है। ठीक, और D ऐसा है कि इसको m/n में डिवाइड करता है। तब हमारा जो क्वेश्चन था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था कि AD स्क्वायर और AB स्क्वायर का रेशियो क्या है। तब हमने आपको एक आसान सा फॉर्मूला दिया था कि इसका ये आपका आंसर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टूल है, आपको इस क्वेश्चन को, इस तरह के कई क्वेश्चन को आसानी से करवाता है। तो ये मैंने आपको बता चुका हूं, आप इसको थोड़ा सा इस पर काम करिएगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाया है शायद, फिर मैं अगले एक क्लास के बाद मैं इस पर काम कर पाऊंगा। ठीक, आज का जो मेन क्लास है वह क्लास क्या है भाई, कि कोई एक ट्रायंगल जो है वह इक्विलेटरल कब होगा, समबाहु त्रिभुज कब होगा। देखो, हमने जितना भी अभी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बताया उस सब का यदि कन्वर्स यदि हम कंसीडर करें तो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा। मतलब उस सब में से कोई एक भी हमको मिल जाए तो ट्रायंगल को इक्विलेटरल होना पड़ेगा। ठीक, हम बारी बारी से इस चीज को कंसीडर करते हैं और हम उसको रिड्यूस करके कंसीडर करेंगे। रिड्यूस करने से हमारा फायदा क्या है कि यदि हमको 5 टर्म पे काम करना हो और हम इसको रिड्यूस करके 2 टर्म पर लाए, और वो 5 टर्म 2 टर्म दोनों एक ही मतलब रखता है, तो 2 टर्म पे काम करना आसान है।
5 टर्म पे काम करना मुश्किल, क्योंकि 5 डिफरेंट टर्म को वेरीफाई करना होगा, और 2 टर्म पे आसान, क्योंकि 2 ही टर्म को वेरीफाई करना होगा। तो अब हम डिफिनेशन को मिनिमाइज करके लेना शुरू करते हैं। तो हम डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होने का क्या कंडीशन है। तो पहला डिफिनेशन से देखो ध्यान से, ये तो फंडामेंटल डिफिनेशन है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, कि कोई भी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज कब इक्विलैटरल होगा, जब उसका तीनों भुजा आपस में इक्वल होगा। ठीक, यदि किसी ट्रायंगल में ऐसा कंडीशन मिल जाए कि उसका तीनों भुजा आपस में समान लंबाई का हो जाए, मतलब ए बी जितना है उतने बीसी हो जाए, उतने एसी हो जाए, तब वो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये तो डिफिनेशन है। ठीक, अब हमारा काम है कि हम इसके समतुल्य, इसके इक्विवेलेंट डिफिनेशन को ढूंढते हैं। और मैं आपको एक और बताता हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के इक्विवेलेंट डिफिनेशन को ढूंढने के लिए हम आइसोसेलेस का यूज करेंगे, क्योंकि सारा इक्विलैटरल तो आइसोसेलेस होता है, दिक्कत नहीं ना। तो हम उस कॉन्सेप्ट को हम काम में लाएंगे। तो अगला डिफिनेशन की तरफ चलते हैं इसके इक्विवेलेंट का। एक तो ये हमको मिला कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए, तो ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्विलैटरल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भाई, इसको समबाहु होना पड़ेगा, दिक्कत नहीं ना। अब अगला हम डिफिनेशन पर चलते हैं, एंगल पर चलते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या कहता है कि अ ट्रायंगल बिकम्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। मतलब कोई एक ऐसा ट्रायंगल हमको दे रखा है जिसका तीनों एंगल आपस में इक्वल, मतलब एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए का जो मेजर है उतने मेजर एंगल बी का है और उतने मेजर एंगल सी का हो जाए, तब ट्रायंगल एबीसी क्या होने वाला है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने वाला है, समबाहु त्रिभुज होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। आखिर इसके ट्रुथ को कैसे एस्टेब्लिश करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो ध्यान से, हमने पहले इस दोनों को मान लिया कि ये दोनों इक्वल है। ठीक, यदि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो ए बी का, देखो एंगल ए का अपोजिट क्या है, बी सी, और एंगल बी का अपोजिट क्या है, ए सी। हमने किसको किसको इक्वल लिया, हमने एंगल ए को एंगल बी के इक्वल लिया। हमारा कंक्लूजन क्या आया भाई, तो बी सी इक्वल्स टू ए सी। उसके बाद हम एंगल बी और एंगल सी को इक्वल लेते हैं, तो सी के अपोजिट क्या है, देखो ए बी। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी के अपोजिट ए सी और इसका अपोजिट ए बी। मतलब देखो हमारे पास बी सी ए सी के इक्वल है और ए सी ए बी के इक्वल है, तो हम क्या कंक्लूड कर दिए, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। और ज्यों ही ये इक्वल हुआ तो बाय द डिफिनेशन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल बिकम्स इक्विलैटरल। दिक्कत नहीं। देखो कोर हमने क्या यूज किया, हमने आइसोसेलेस का कॉन्सेप्ट यूज किया। हम समद्विबाहु त्रिभुज का मदद लिए, और जो हमने समद्विबाहु के कन्वर्स के बारे में पढ़ा था, यदि किसी ट्रायंगल का 2 एंगल इक्वल है तो उसका जो सम्मुख भुजा होगा वो आपस में समान लंबाई का होता है। ये हमारा कोर्स। तो ध्यान देना है कि हम अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, उसको कैसे हम उपयोग में ला रहे हैं, ये होशियार स्टूडेंट का लक्षण है। तो हमारे पास दूसरा डेफिनेशन मिला, ये कहता है कि तीनों एंगल आपस में मिल जाए, इक्वल हो जाए, तब भी ट्रायंगल को इक्विलैटरल होना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाए। ठीक ना, क्या तीनों एंगल का मेजरमेंट 60-60 हो जाए तो ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। तीनों एंगल, अच्छा मैं पूछ रहा हूं आपसे, यदि तीनों एंगल का मेजरमेंट 60-60 हो जाए तो क्या ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा? मतलब कह क्या रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो क्या यह ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा? बिल्कुल होगा भाई। यहां तक बस देखो, तीनों एंगल का मेजरमेंट आपस में इक्वल है, यही तो यह कह रहा है कि तीनों कोण का माप आपस में समान हो जाए, ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्विलैटरल। ठीक, अब इस डेफिनेशन को मैं रिड्यूस करता हूं और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का मैं यूज करता हूं। देखो मैं कैसा आपको डेफिनेशन देता हूं, यहां है कि तीनों एंगल का मेजर 60 हो जाए तो बिल्कुल होगा, लेकिन मैं इसको रिड्यूस करता हूं, मैं नहीं, मैथमेटिक्स रिड्यूस करता है, और हम 3 टर्म पे काम करने के बजाय 2 टर्म पे काम करेंगे। देखो क्या डेफिनेशन, देखो ये क्या कहता है कि अ ट्रायंगल बिकम्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ एनी 2 एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज का कोई 2 कोण का माप कितना हो जाए, 60, तो उसको कितना होना पड़ेगा भाई, समबाहु। ध्यान से देखना है, देखो क्या इक्विलैटरल होने के लिए क्या कंडीशन है कि कोई 2 एंगल, तीनों नहीं। ठीक,
अच्छा ऐसा क्यों? किसी भी ट्रायंगल का यदि कोई दो एंगल 60 मिल जाए तो उसको इक्विलेटरल होना पड़ेगा, ऐसा क्यों? दिखाता हूं मैं। मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक, मान लिया कि एंगल ए का मेजर जो है वो 60 है और बी का मेजर जो है वो 60 है। बताओ तीसरा कितना आएगा भाई? 60 आएगा। कौन सा प्रॉपर्टी? एंगल सम। देखो हम इसको x मान लिए और हम इस ट्रायंगल में एंगल सम लगाते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू हमने 60 लिया, बी का भी हमने 60 लिया और इसका मेजरमेंट हमने x लिया, ये 180 डिग्री है और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120। अपने आप तीनों आपस में 60-60 मतलब तीनों इक्वल हुआ, तो पीछे वाले डिफिनेशन से इसको इक्विलेटरल होना पड़ेगा। हमारे उपयोग में ये कैसे में हम लोग लाएंगे कि देखो तीन एंगल पे काम करने से ज्यादा सुविधाजनक है दो ही एंगल पे काम करना। यदि हमको एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढ दिया जिसका कोई दो एंगल, देख लो कोई दो कोण कितना होना चाहिए भाई? 60 मिल गया, कोई दो कोण का मेजरमेंट 60 मिल गया, तो उस ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा? इक्विलेटरल होना पड़ेगा, समबाहु होना पड़ेगा। तो हमारे पास ये तीसरा डिफिनेशन हुआ। ठीक है, इसको अब देखिए, मैं आगे चलता हूं। देखो बाबू ध्यान से अगला डिफिनेशन की तरफ। ये सब मैं एक ही साथ लिख दिया। कहता है कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, अ ट्रायंगल बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कंडीशन क्या है? देखो ऑल मीडियंस आर इक्वल इन लेंथ, मतलब सभी माध्य का यदि आपस में समान लंबाई में हो जाए तो ट्रायंगल को इक्विलेटरल होना पड़ेगा। पहला कंडीशन है। ठीक, दूसरा कह रहा है कि ट्रायंगल को इक्विलेटरल होने के लिए क्या चाहिए भाई? ध्यान से इसको देखो। कहते हैं सभी कोण के समद्विभाजक समान लंबाई में हो जाए, मतलब ऑल एंगल बाइसेक्टर आर इक्वल इन लेंथ। ठीक, और तीसरा कह रहा है सभी शीर्ष लंब समान लंबाई के हो जाए। ये लंबाई देखना, ठीक है नहीं ना? इक्वल इन लेंथ, मतलब हम आपको बताते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल मिला, कोई एक त्रिभुज मिला, जिस त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से हमने मीडियन ड्रॉ किया, माध्यिका ड्रॉ किया, और तीनों वर्टेक्स से मीडियन का लेंथ आपस में इक्वल आ जाए, तो ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा? इक्विलेटरल होना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यदि कोण समद्विभाजक आपस में समान लंबाई का हो जाए फिर भी उसको इक्विलेटरल होना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन कहता है कि एल्टीट्यूड का लेंथ आपस में इक्वल हो जाए तो फिर भी ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा? मैं इसको बताता हूं मैथमेटिकली ये क्या कह रहा है। देखो मान लो कि एक ट्रायंगल एबीसी है, दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया कि हमने मीडियन ड्रॉ किया, ये एडी मीडियन है, मीडियन है तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, बी डी इक्वल टू डी सी, ये मीडियन का डिफिनेशन है। ये भी बीई मीडियन है और सी एफ मीडियन है। ठीक, यदि बीई का लेंथ एडी के इक्वल हो जाए और एडी का लेंथ सी एफ के इक्वल हो जाए तो एबीसी, जो ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल, समबाहु। दिक्कत नहीं ना? अच्छा फिर से आप ध्यान दो, ये है तीनों क्या? ये तीनों मीडियन है। ये तीनों क्या है? माध्यिका है, मीडियन है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखो, अब हम एल्टीट्यूड ले रहे हैं, तो ये 90, इसका नाम डी दे दो, अब ई दे दो और एफ दे दो। ये सारा एल्टीट्यूड है, तो भाई ये एंगल सब 90 होगा। अब कह रहा है कि तीनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल हो जाए, मतलब ए डी इक्वल्स टू बीई इक्वल्स टू सी एफ, तब ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा भाई? इक्विलेटरल हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन है यदि एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक आपस में समान लंबाई का हो जाए तो फिर भी ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा? इक्विलेटरल। दिक्कत नहीं ना? मतलब यहां पर भी सेम यही कंडीशन है, लेकिन देखो इस कंडीशन में लाइन मीडियन है, इस कंडीशन में एल्टीट्यूड है और इस कंडीशन में एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, तीनों में लाइन अलग अलग और तीनों में लेंथ आपस में कह रहा है कि समान है, और तीनों में जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन कह रहा है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। हम एक किसी के ट्रूथ को स्टेब्लिश करते हैं, मतलब प्रूव कर देते हैं।
और यदि आप समझ पा रहे हो तो हम प्रूव करने के लिए क्या टूल यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल का। देखो कैसे करते हैं, मैं एक आपको बता देता हूं। मतलब हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, और इस ट्रायंगल में कंडीशन क्या है कि तीनों वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ किए, मतलब AD, BE और CF, ये मीडियन है। ठीक, मीडियन है तो मतलब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको इक्वल पार्ट में, और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जो मीडियन का डेफिनेशन है। हमारे पास कंक्लूजन क्या है, गिवन क्या है बाबू, और हमको कंक्लूड क्या करना है। तो गिवन है कि इसका लेंथ आपस में इक्वल है, मतलब AD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू CF, ये गिवन है। और हमको प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC क्या है भाई, इक्विलैटरल है, समबाहु है। क्या है, हमको समबाहु दिखा नहीं तो मैं इधर लिख देता हूं, समबाहु दिखा। फिर हम आइसोसेलेस का यूज करते हैं। हम इस दोनों को यूज किया, AD और BE आपस में इक्वल है। तो आपको याद होगा किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल मीडियन होता है, तो जिस साइड पर मीडियन गिर रहा होता है उसका लेंथ इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे AD और BE, तो इस दोनों को हमने पहले इक्वल लिया, AD इक्वल्स टू BE। और हमने जो पिछले क्लास में आपको आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी पढ़ाया था उसका हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास AD के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या मिल रहा है, BC। तो हमको क्या मिला भाई, BC इक्वल्स टू, BE का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, किस पर BE गिर रहा है, AC, ये मिला। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरा बार हम इस दोनों को इक्वल लेते हैं, मतलब हमने लिया कि BE इक्वल्स टू CF। तो BE के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड आ रहा है उसका नाम AC है, और CF के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका नाम AB है ना। अब इस दोनों को हम इक्वेट कर लिए तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA। और किसी भी ट्रायंगल में ज्यों ही तीनों साइड आपस में इक्वल है, ट्रायंगल बिकम्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो आप कोर समझ पा रहे होंगे कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज करके हमने स्टेब्लिश किया। ठीक, अब हमारे पास जो नया डिफिनेशन मिला, देखो ये डिफिनेशन क्या कर रहा है, जो अभी हमने किया कि यदि किसी ट्रायंगल में यदि यह तीनों कंडीशन में से कोई एक हमको मिल जाए, ठीक, मतलब ये भी मिला तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल को इंप्लाइज करता है, ये भी मिला तो इक्विलैटरल, और ये भी मिला तो इक्विलैटरल। अब हमारे पास कितना डिफिनेशन हो गया, 3 ये और पीछे 3 पढ़े, 3 3 6। ठीक, इस सब में कोई एक मिलेगा तो ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल कर देंगे। आगे कुछ डिफिनेशन पर चलते हैं इसको आप नोट करिए, तब तक मैं आगे चलता। देखो इधर से इसको पढ़िए, क्या कह रहा है कि भाई मीडियन जो है वो एंगल बाइसेक्टर पर कौन साइड कर रहा है, ठीक ना। मतलब माध्य एक ट्रायंगल है, मान लो, ठीक, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से हमने जो मीडियन ड्रॉ किया वो एंगल बाइसेक्टर के साथ कौन साइड कर रहा है। ठीक, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि मीडियन जो है वह एल्टीट्यूड के साथ, शीर्ष लंब के साथ कौन साइड कर रहा है। और चौथा कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर जो है एल्टीट्यूड के साथ कौन साइड कर रहा है। तो आप क्या बताओगे, ट्रायंगल कैसा होने वाला है। आप आइसोसेलेस के लिए आपका एक कंडीशन याद होगा कि आइसोसेलेस में किसी भी एक वर्टेक्स से यदि हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक, और वह मीडियन यदि एंगल बाइसेक्टर हो जाए या एल्टीट्यूड हो जाए तो उसको आइसोसेलेस होना पड़ेगा। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या करना पड़ेगा, एक ही वर्टेक्स से काम चलेगा या किसी 2 वर्टेक्स के लिए हमको लेना पड़ेगा। तो एक वर्टेक्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक वर्टेक्स से यदि हम मीडियन ड्रॉ किए और वह मीडियन एंगल बाइसेक्टर के साथ कॉन्साइड कर रहा है, कौन समद्विभाजक के साथ कॉन्साइड कर रहा है, उसको आइसोसेलेस बनाएगा, इक्विलैटरल नहीं बनाएगा। मतलब ये तीनों जो लिखा हुआ है वह कम से कम 2 वर्टेक्स के लिए मिल जाए, तो कम से कम एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स के लिए यदि हमको मिल जाए, ठीक ना, तो ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्विलैटरल। मतलब फ्रॉम एनी 2 वर्टेक्स, इसमें जो इंप्रूव करना है क्या है, एनी 2 वर्टेक्स, मतलब किसी 2
शीर्ष से, ठीक, इसको लिखना। मतलब ये सारा कंडीशन, मतलब किसी दो शीर्ष से यदि मीडियन हमने ड्रॉ किया और वह मीडियन एंगल बाइसेक्टर बन गया, फिर भी उसको क्या होना पड़ेगा भाई, फिर भी उसको इक्विलेटरल होना पड़ेगा। यदि हमने मीडियन ड्रॉ किया किसी दो वर्टेक्स से और वह एल्टीट्यूड बन गया तो उसको क्या होना पड़ेगा, इक्विलेटरल। और हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और वह एल्टीट्यूड हो गया, शीर्ष लंब हो गया, तो उसको क्या होना पड़ेगा, समबाहु होना पड़ेगा, इक्विलेटरल होना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक वर्टेक्स नहीं, दो वर्टेक्स के साथ। ऐसा क्यों होता है मैं इसको एस्टेब्लिश कर देता हूं, पहले इसको समझ लो ये कहना क्या चाह रहा है। देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी और सी, ठीक। हमने वर्टेक्स ए से हम एक लाइन ड्रॉ की, ये मीडियन है, और बी से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये मीडियन है, ठीक। यदि बी डी एल्टीट्यूड हो जाए और बीई भी एल्टीट्यूड हो जाए, मतलब हमने मीडियन लिया, ठीक ना, और क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक। तो ये क्या बनेगा बाबू, तो इसको इक्विलेटरल होना पड़ेगा। ऐसा क्यों, हम आइसोसेलेस का मोटिवेशन लेते हैं। आइसोसेलेस में कहता है कि किसी एक वर्टेक्स से यदि हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, ठीक, और यदि वह मीडियन एल्टीट्यूड हो जाए या एंगल बाइसेक्टर हो जाए, तो इसको क्या होना पड़ेगा, आइसोसेलेस होना पड़ेगा। मतलब ये और ये आपस में इक्वल होना पड़ेगा। और एक चीज और ये याद कर दे, आइसोसेलेस होना तो पड़ेगा, लेकिन कौन सा दो साइड इक्वल होगा, तो जिस वर्टेक्स से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया उससे लगा हुआ जो साइड होगा, मतलब उस वर्टेक्स जिस दो साइड से मिलने के बाद वो वर्टेक्स बन रहा होगा, वो दो साइड आपस में समान लंबाई का होगा, ठीक। मतलब यदि इस रफ फिगर में समझें तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी के मिलने से ए बन रहा है और हमने ए से शीर्ष लंब ड्रॉ किया और वो मीडियन का काम कर रहा है, ठीक। तो देखो दो से हमने लिया, पहले हम इससे लिए, हमने ए से ड्रॉ किया और ए डी बी सी आपस में इक्वल है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, देखना ध्यान से, ठीक। हमने मीडियन ड्रॉ किया और ये एल्टीट्यूड हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। इसके लिए भाई एडी के लिए। और जब हम बीई पर फोकस होते हैं तो हम क्या कह देंगे बाबू, हम कह देंगे कि बी सी इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी बी सी को हम क्या कंक्लूड कर लेंगे, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, ठीक। हमने क्या किया कि मीडियन था और एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और उसको मीडियन के साथ कोइंसाइड किए, तो हमको ट्रायंगल को कैसा होना पड़ा, इक्विलेटरल। लेकिन कितना वर्टेक्स से हमने किया, तो हमने किसी दो वर्टेक्स से किया, ये इंपॉर्टेंट है। एक वर्टेक्स से नहीं होने वाला है, दो से हो जाएगा। तीनों वर्टेक्स होगा तो अच्छा बात है, लेकिन हमको डिफिनेशन लेना है तो कम से कम पर काम करना पड़े, हम ऐसा चुनते हैं तो कम से कम दो वर्टेक्स पर काम कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। सिमिलरली हमने ये ट्रायंगल चुना और इसमें हमने एल्टीट्यूड लिया और वो एंगल बाइसेक्टर का काम कर गया, ठीक, किसी दो वर्टेक्स से, ठीक ना। तब भी इस ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्विलेटरल। और यहां पर हमने एंगल बाइसेक्टर लिया और वह मीडियन का काम कर गया, ठीक ना, दो वर्टेक्स के साथ, तब भी ट्रायंगल को क्या होना पड़ेगा, इक्विलेटरल। ये स्टेटमेंट यही कहना चाह रहा है, ये जो है ये यही कहना चाह रहा है। लेकिन याद रखना इसका कोर क्या है कि कम से कम कितना, देख लो इधर, दो वर्टेक्स के साथ ऐसा होना चाहिए, हाउ मेनी, टू वर्टेक्स। और कोई दो वर्टेक्स के साथ, किसी दो शीर्ष के साथ ऐसा कंडीशन हो जाए तो ट्रायंगल को इक्विलेटरल होना पड़े। ये सब इंपॉर्टेंट टूल है। तो हमारे पास कितना हो गया, 3 3 6 और ये 3 9, हमारे पास 9 डिफिनेशन है, ठीक, 9 टूल है। यदि हम इसमें से कोई एक मिल जाए तो हमको ट्रायंगल को इक्विलेटरल बना देगा, दिक्कत नहीं। तो यदि आप इसको होशियार स्टूडेंट की तरह कॉपी में नोट करो तो एग्जाम में आपको काफी मदद करेगा। इसको देखो, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके यूज से हम क्वेश्चन बनाएंगे। इसको लिखिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्या कह रहा है। करेक्ट द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट
एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट ये अलग अलग है, इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60, तो ट्रायंगल कैसा होगा? त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण का माप अंतः सम्मुख कोण में से एक कोण के माप का 2 गुना है और अन्य अंतः कोण सम्मुख कोण का मान जो है अंतः सम्मुख कोण का मान 60 है। तो त्रिभुज कैसा होने वाला, मैं इसको समझाता हूं ये क्या कह रहा है। देखो कोई एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखना है, ट्रायंगल ले लिया, हम इसको आगे बढ़ाएं। यदि हम इस एक्सटीरियर एंगल इसको कंसिडर करते हैं तो जो इसका अंतः सम्मुख कोण होगा तो 2 होता है, ये और ये होता है ना, तो इस दोनों में से एक एंगल का मेजर दे रखा है 60, मतलब इस दोनों में से किसी एक का मेजर कितना दे रखा है 60। अब कह रहा है कि मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस ऑफ द इंटीरियर अपोजिट, और इसका जो मेजर होगा मतलब ये एक बचा x, इसका मेजर ये अब ट्वाइस होगा, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब कह रहा है कि बताओ ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होने वाला है, बताओ ट्रायंगल इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है, राइट है, कैसे? हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, हम एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखना डिफिनेशन कितना बारीकी लगाया जाता है। हम क्या करेंगे, देखो इसका वैल्यू जो 2x होगा इस दोनों के सम के इक्वल होगा, तो x + 60 = 2x, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 = ये 2x था, इसमें x माइनस कर लिया ना, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 60। यहां तक दिक्कत नहीं, मतलब ये जो हमारा x दिख रहा है ये कितना आ गया 60। अब ये एक ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल का किसी 2 एंगल का मेजरमेंट 60 है। मैं अभी तो आपको बताया था कि ट्रायंगल में यदि किसी 2 एंगल का मेजरमेंट 60 आ जाए तो वह ट्रायंगल कैसा होने वाला है, यही कंडीशन है ना। देखो कि कोई 2 एंगल का माप यदि 60 हो जाए तो ट्रायंगल कैसा कहलाता है वह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बताओ ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, जिस ट्रायंगल का ये ABC, ये ट्रायंगल कैसा होने वाला है इक्विलैटरल। देखो हमारा क्या ऑप्शन है D, ठीक। यहां आपने ध्यान दिया कि हमने तीनों एंगल पे काम नहीं किया, हमने बस 2 एंगल पे काम किया, ठीक। तो इसमें यदि तीनों एंगल पे काम करेंगे तो हमको फिर इसको निकालना पड़ेगा, फिर इस पर आना पड़ेगा, या एंगल सम प्रॉपर्टी पर आना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमने कैसा डेफिनेशन यूज किया कि किसी भी ट्रायंगल में यदि 2 एंगल समान हो जाए तो उसको क्या होना पड़ेगा, इक्विलैटरल होना पड़ेगा। इसको आप थोड़ा सा देखो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का, इसको पढ़िए। कहते हैं ABC is an equilateral triangle and XYZ are the point on BC, C and AB respectively, कैसा, तो such that BC = COI = AZ, ठीक। देन ये दे नहीं है, N होगा। देन ट्रायंगल XYZ इज, तो कहता है हिंदी वाला पढ़ लो, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और XYZ 3 बिंदु उसके भुजा पर क्रमशः दे रखा है, और कंडीशन है कि BX और = CY = AZ। तो ट्रायंगल ABC नहीं XYZ कैसा होगा, ट्रायंगल XYZ के बारे में, ठीक। इसको बताने से पहले मैं इससे रिलेटेड एक जनरल कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये कहता क्या है। देखो बाबू ध्यान से, मान लो कि ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक। ये ABC एक त्रिभुज है और इस ट्रायंगल में कंडीशन कैसा है, इक्विलैटरल है, मतलब इक्विलैटरल होने का कंडीशन लिख देता हूं, AB = BC = ठीक। जो ही हमने इस कंडीशन को लिखा, अब ये ट्रायंगल ABC कैसा हो गया, इक्विलैटरल हो गया। देखो ध्यान से, अब देखो इस दोनों ट्रायंगल में 2 तरह से हम चल सकते हैं। एक तो हम ऐसे चल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से देखो ऐसे चल सकते हैं क्लॉकवाइज। तो हमें इसमें एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, और पॉइंट कैसा लेंगे ध्यान से देखना। हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट लेते हैं, तो A से कोई एक पॉइंट लिया X, ठीक, B से कोई पॉइंट लिए Y, और C से कोई पॉइंट लिया Z। देख रहे हो हम कैसे बढ़ा रहे हैं, मतलब इधर से इस तरह से लेके बढ़ रहे हैं, ठीक। और कंडीशन क्या है
कंडीशन है कि ए से एक्स का डिस्टेंस देख रहे हो, इसी एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, ए से एक्स, फिर बी से वाई और सी से जेड, यदि आपस में इक्वल कहीं मिल जाए तो ये जो ट्रेंगल बनेगा एक्स वाई जेड, इसको इक्विलेटरल होना पड़ेगा। कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो हमने अभी यहां क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज, अब इधर हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पॉइंट एक्स, यहां वाई और यहां, कंडीशन क्या है बाबू, ये कंडीशन है कि ए एक्स इक्वल्स टू सी वाई इक्वल्स टू बी जेड, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, और ज्यों ही इक्वल है तो जो ट्रेंगल एक्स वाई जेड बनेगा वो कैसा ट्रेंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल। कैसे, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से। हम ए एक्स बी, इसका मेजर तो दे रखा है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास ये भी बी आ गया, ये भी बी आ गया और ये भी बी आ गया, तो ये कितना बचा, ध्यान से देखना है। और हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड ए ले लेते हैं, मतलब इसका साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम ए ले लेते हैं, तो ये कितना बचा, ए माइनस बी, ये कितना बचा, ए माइनस बी, और ये कितना बचा, ए माइनस। ये समझने में आपको दिक्कत नहीं। अब हम इस दोनों ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें। अच्छा, ये इक्विलेटरल है तो ए का मेजर, बी का मेजर, सी का मेजर, सबका मेजरमेंट कितना आएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और, ठीक। देखो ये 60, ये 60, यहां ए माइनस बी है तो ये भी ए माइनस बी हो गया, और ये बी है तो ये भी बी हो गया, ठीक। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय कैसा क्राइटेरिया, तो साइड एंगल साइड से, हमने दो साइड चुना और उससे बनता हुआ एंगल चुना, और ज्यों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एक्स वाई इक्वल्स टू वाई जेड। सिमिलरली हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे और इसमें ये और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अब तीनों साइड आपस में इक्वल हुआ, ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल। सिमिलरली इसमें भी सेम आर्गुमेंट के साथ, तो हमको क्या कंक्लूजन मिला कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए और किसी एक ऑर्डर में, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ऑर्डर कोई एक होना चाहिए, ठीक। और ऐसा कंडीशन दे रखा है कि जो हमने पॉइंट चुना उसका लेंथ आपस में इक्वल है, तो उस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल। हम इसको कैसे किए, हमने कांग्रुएंसी का यूज किया, हमने कांग्रुएंसी का मदद लिया, दिक्कत नहीं ना। ये इस तरह से इस हमको ये कांग्रुएंट करके दे दिया, ये इसके कांग्रुएंट और ये इसके कांग्रुएंट। कांग्रुएंट होने का हमारा सिंप्लिसिटी हमने यूज किया कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो किसी भी ट्रायंगल में ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए तो उसको कैसा होना पड़ता है, इक्विलेटरल। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको लिखिए, मैं थोड़ा सा फ्रेम से हट रहा हूं। इसका अब यूज करके हम इसी क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। देखो अब तो कोई बच्चा आसानी से क्वेश्चन को देख के बता दे। देखो क्या कह रहा है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बना लेते रफ फिगर। ए बी सी एक क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक्स वाई जेड पॉइंट बी सी पर एक्स, सी ए पर वाई और इस पर जेड, ए बी पर जेड है ना। कैसा है कि बी एक्स मतलब ये और ये आपस में इक्वल। देखो यहां कैसे ले लिया है, देख रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल है आपस में, इस कंडीशन यहां दे रखा है, तो एक्स वाई जेड क्या होगा, सीधा सीधा एक्स वाई जेड मिलाएंगे और इक्विलेटरल बनेगा। अभी तो हमने पीछे किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, दिस। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं उसको फर्दर कॉपी में लिखते हैं और उसको बार बार देखते हैं, और देखने का मतलब है कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करना आपको काफी आसान भी लगेगा और काफी मजेदार भी लगेगा, ठीक। कोई भी चीज सीखने से, आप मतलब काम में लाने से लगातार, तो वहां से सीखा जाता है। एकाएक ऐसा नहीं है कि कोई आप भगवान या कोई टीचर आपको आएगा और कोई आपको छू देगा और आपका सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है किसी के साथ। तो ये सीखने का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ठीक। तो इसको काम में लाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको देखिए, हम आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। अब एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन पे मैं काम करवाता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको ये आना चाहिए। इसको पढ़िए, हमारे पास क्या दिया हुआ है और हम क्या कमेंट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी बी सी सी ए इक्वल, मतलब ये बता रहा है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वह इक्विलेटरल है। साथ ही साथ है कि ए बी ई जी के पैरेलल है, ए बी ई जी के पैरेलल, ये जो है ये इसके पैरेलल। दूसरा कह रहा है कि बी सी डी ई के पैरेलल है, बी सी देखो डबल एरो दे देते हैं इसके पैरेलल, और ए सी डी एफ के पैरेलल, यहां ट्रिपल एरो दे देंगे, ये इसके, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक ना। अब हमको ए बी सी मतलब और बी डी सी दिस और ई जी सी इस पर, और इसको, और मैं एक जोड़ देता हूं, ए डी ई पर आपको कमेंट करना है, ठीक। मतलब ए डी ई कैसा ट्रायंगल है, डी बी एफ कैसा है, और ई जी सी कैसा है। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज याद करवा देता हूं, अच्छा, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा कांग्रुएंट होगा क्या? इसका आंसर है नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल आपस में इक्वल होता है, और एंगल इक्वल होने से कांग्रुएंट नहीं हो सकता है, ठीक ना। एंगल का इक्वालिटी कांग्रुएंसी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तब क्वेश्चन है कि दो समबाहु त्रिभुज, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कब कांग्रुएंट हो जाएगा? जब उसका साइड आपस में इक्वल हो जाए, तो दिक्कत नहीं। यदि साइड का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा तो दो जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल उसको कांग्रुएंट होना पड़ेगा, सर्वांगसम होना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप काम में लाइएगा। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से इसके बारे में क्या कह सकते हो? तो एबीसी के बारे में तो बस इससे कह सकते हैं कि इक्विलेटरल है ना। अब बीडीसी और ईजीसी के बारे में क्या कह सकते हो? बीडीसी ये गलत है, बीडीएफ, ठीक ना, इस ट्रायंगल के बारे में बीडीएफ, और ईजीसी ये ठीक है। और एडीसी के बारे में क्या कह सकते हो? हम पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो पहले तो सबका मेजर 60 होगा, हम लिख लेते हैं 60, यहां पर भी 60, 6 और 0 मानना है, दिक्कत नहीं। और यहां पर भी 60, इसको 6 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, ठीक। अब बारी बारी से काम में हम लाते हैं। पहला हम ट्रायंगल बीडीएफ पर जाते हैं। कैसा ट्रायंगल गया? ट्रायंगल बीडीएफ, ठीक। तो बीडीएफ को देखो ये ट्रायंगल है बीडीएफ, ये और ये पैरेलल है, और हम पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं कि यदि दो रेखा समानांतर है, उसको ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करता है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है, और को इंटीरियर का सम 180 होता है। अब ध्यान से इसका पोजीशन देखो, हमने ए बी को डी एफ और ए सी का ट्रांसवर्सल लिया, तो आप इस पोजीशन और इस पोजीशन के बारे में क्या कह सकते हो? यदि आप इससे कंपेयर करें, देखो ये कैसा पोजीशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल का पोजीशन है, संगत कोण का स्थान है। तो ये 60 है, तो इसका भी मेजर क्या होगा? 60। मतलब बीडीएफ एक ऐसा ट्रायंगल मिला जिसका दो एंगल 60-60 है, तो बीडीएफ भी कैसा हो जाएगा भाई? इक्विलेटरल, दिक्कत नहीं। तो हमारे पास दो के बारे में मिला, ये दोनों इक्विलेटरल है। अब ईजीसी के बारे में चलते हैं। देखो ईजीसी में एक एंगल तो है ही 60, ये वाला, ध्यान से देखो। अब हमारे पास ए बी जो है वह ईजी के समानांतर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कैसा एंगल लेंगे ताकि क्रॉसपोंडिंग का पोजीशन में आ जाएगा? ध्यान से देखना। मतलब हम चुन रहे हैं कि ए बी और ईजी एक दूसरे के पैरेलल है। आप ध्यान से यदि देख पा रहे होगे तो इसका और इसका पोजीशन कैसा है? क्रॉसपोंडिंग का है, तो ये 60, तो ये भी दिक्कत हो रहा है। देखो इधर ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है, तो देखो ये क्रॉसपोंडिंग का पोजीशन होता है ना,
अब हमारे पास EGC भी एक ट्रायंगल में, इसका दो एंगल 60-60 है, इसको भी क्या होना पड़ेगा बाबू, इक्विलेटरल। ठीक, अब हम ADE में आते हैं। देखो एक तो 60 है ही, अब ये और ये पैरेलल है। देखो ध्यान से, यदि ये और ये पैरेलल है तो ये और ये किसका पोजीशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, ये 60। मतलब ADE को भी क्या होना पड़ेगा भाई, इक्विलेटरल, समबाहु। मतलब जिसके बारे में पूछ रहा था, हमने बताया यह सारा जो ट्रायंगल है क्या है भाई, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भाई, ये समबाहु मिला, तीनों नहीं है, चारों, दिक्कत नहीं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आया। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये दे रखा है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट इसी फिगर से हम अपने उपयोग के लिए निकालते हैं। अब तो हमको पता चला कि इस कंडीशन से हम जो निकाले थे, ये सारा ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है ना। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को स्पेशलाइज करते हैं, इस दोनों में क्या कोई रिलेशन है क्या, ध्यान से देखना है। बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे पास इक्विलेटरल दे रखा है, तो बड़ा वाले का साइज हम मान लेते हैं A है, साइड लेंथ A है, ये भी A है, ये भी A, दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना है, ये ADE भी हमारे पास इक्विलेटरल है, तो ये x मान लेते हैं, ये भी x और ये भी x, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना, ये भी इक्विलेटरल है DBF, इसको y, इसको y और इसको y, इक्विलेटरल, सभी साइड आपस में इक्वल लेंथ का ले रहे हैं। अब ये भी इक्विलेटरल, तो ये z और z। देखो यहां से कितना अच्छा इंफॉर्मेशन आएगा। अच्छा बताओ तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा भाई, a के इक्वल, और उधर से x प्लस जेड किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल होगा ना, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, कैंसिल आउट y इक्वल्स टू जेड। मतलब ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है DBF, एक ये और दूसरा ये ट्रायंगल EGC, ठीक, DBF और EGC, ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल तो है ही, साथ ही साथ y इक्वल्स टू एक्स आया, मतलब दोनों का साइड लेंथ आपस में इक्वल होते हैं। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, तो हमारे पास ये हमने टूल निकाला कि अब ये इंफॉर्मेशन हमने निकाला कि ये इक्विलेटरल भी है और ये कॉन्ग्रुएंट भी है। मतलब इसका जो यदि हम y लेंगे तो इसको y लेना पड़ेगा, इसको z लेंगे तो इसको भी z लेना पड़ेगा, साइड लेंथ बदल नहीं सकते हैं। ये हमने आसान सा एक कंक्लूजन निकाला। अब इसके यूज से एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और उसके मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल दे रखा है, बस पीछे का ही सारा इंफॉर्मेशन है। ये ए बी के है, मतलब इक्विलेटरल का साइड लेंथ के है, और DE ये, DF ये, और इसका सम दे रखा है। तो हमको ये FG ये निकालना है, बताओ इसका मेजरमेंट कितना हो, ठीक, मतलब ये कितना होगा, ये हमको बता के दिखाओ। कुछ नहीं करेंगे बाबू, पहले मैं जो किया उसको इरेज कर देता हूं ताकि हमको करना आसान हो जाएगा। हम इक्विलेटरल का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ध्यान रखना ये K है, ठीक, तो हम इसको क्या ले लेते हैं K, ये क्या ले लेते हैं K, और ये पूरा क्या ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस ये इक्विलेटरल, इसको A मान लेते हैं, ये कितना होगा, A होगा, ये भी A हो जाए, और ये तो इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, अभी तुरंत किए हैं, ये दिक्कत नहीं। तो ये A है और ये K है, तो ये कितना हो गया, K माइनस A, K माइनस A और K, दिक्कत नहीं बाबू। अब हमारे पास DE प्लस DF प्लस EG है, वो K1 दे रखा है। तो क्या क्या K1 दे रखा है, इसका सम, मतलब K माइनस A प्लस A
प्लस ए दिस इज इक्वल टू K1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो K प्लस ए का वैल्यू K1 दे रखा है। दिक्कत नहीं, हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना। और ये कैसे निकलेगा ध्यान से देखना, हम K माइनस 2 टाइम ए कर लें, मतलब इसको जोड़ लेंगे, हमारे पास FG आ जाएगा। यही तो हमारा इंफॉर्मेशन है। हम यहां से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, K1 माइनस K, हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो ध्यान से देखो, K माइनस ट्वाइस ऑफ K1 माइनस K। यहां तक दिक्कत नहीं। इसको देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, K माइनस 2 टाइम K1 प्लस 2 टाइम, तो 2K प्लस K कितना आ जाएगा, 3K माइनस 2K। देखो क्या आ गया, 3K माइनस 2K1 आया। तो यही हमारा ये रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको देखिए। ठीक, अब इसका यूज करके हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। मैं इस क्वेश्चन को दोनों प्रोसेस से कर देता हूं, एक तो फॉर्मूला से कर देता हूं और दूसरा हम बेसिक कॉन्सेप्ट लॉन्ग प्रोसेस से कर देता हूं। तो फॉर्मूला से करेंगे तो बस हमको पहचानना है कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्या है भाई, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड लेंथ है और इसका और इसका सम को K1 लिख रखा है और हमको इसको निकालना है। इसका हमारे पास 3K माइनस 2K1 फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके करते हैं। देखो क्या कितना आसान हो जाएगा। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ 30 है, तो K कितना दे रखा है भाई, 30 दे रखा है। और कंडीशन है ये पैरेलल है, एक्स वाई दिस ये और ये, अच्छा मतलब K1 दे रखा है इतना 40। हमको निकालना क्या है दिस। अभी तुरंत हम आपको बताएं PQ का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, 3K माइनस 2K1। तो देखो 3 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 40 कितना आया, 90 माइनस 80। तुम्हारा आंसर कितना है, एक लाइन में 10 है कहीं। देखो ये फॉर्मूला का हमारा फायदा है, कितना टाइम बचा देता है। यदि हमारे पास फॉर्मूला नहीं है तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तब बस ये जो लॉन्ग प्रोसेस हमने यहां लगाया है, ये पूरा कार्यक्रम करना पड़ेगा हमको, तो मैं उससे भी बता देता हूं। आप एक बार इसको लिख लीजिए। मैं अब उस मेथड से थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से मैं आपको करवा देता हूं ताकि आप दोनों रिकॉल कर पा सकें। इस गिवन इंफॉर्मेशन से जो हमने निकाला है वो हमने क्या निकाला है कि भाई ये जो है ये 30 दे रखा है पूरा, ये भी 30, इधर से भी 30। अब ये इक्विलेटरल है तो ये ए ये तभी तो बताया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है, ये भी ए ये भी ए ये भी ए। ये कितना बच गया, 30 माइनस ए 30 माइनस ए 30 माइनस, दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये तो दे ही रखा है 30, अब हमारे पास इसका सम दे रखा है 40। क्या दे रखा है भाई, ध्यान से देखो, इधर से हमारे पास दे रखा है a प्लस 30 माइनस ए प्लस ए, दिस इज 40। a इक्वल्स टू 40 माइनस 30, ए का वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक, हमको निकालना क्या है भाई, ये PQ कैसे निकलेगा, तो BC माइनस 2 टाइम A, मतलब BC में BP और QC माइनस कर ले, इसका मेजर A और A है। तो BC कितना है, तो BC दे रखा है 30, मतलब इसका लेंथ कितना है 30 है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और 2 टाइम है तो 2 इंटू 10, ऐसे भी आंसर कितना आ रहा है, देखो 10 आ रहा है ना, 30 माइनस 20 10। तो ऐसे कर सकते हो, या तो हमने आपको एक आसान सा फॉर्मूला दे रखा है वैसे भी कर सकते हो। ठीक, इसको देखिए, हम आगे चलते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये सेम क्वेश्चन है, यदि इसको फॉर्मूला से बनाना चाहो तो एक लाइन का है। देखो के हमारे पास कितना है, कितना साइड लेंथ है, वही तो के होता है, साइड लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, और K1 क्या होता है भाई, इसका सम।
देखो सम दे रखा है, 20 दे रखा है। अब हमारे पास एफ जी का आसान सा फॉर्मूला है, 3 × 15 में फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है? 3k - 2k1, मतलब 3 × 15 - 2 × 20, 45 - 40, आंसर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। है कहीं? ये आपका काम रहा, पहले इसको लिख लो फिर मैं आपको बताता हूं। आपका काम रहा कि इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी करेंगे, ठीक? कैसे इसको कर सकते हैं, मतलब जो हमने ऐसे इसको बनाया है लॉन्ग प्रोसेस का यूज करके, उसी तरह से आप उसको करिएगा। इसको ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, मतलब कैसे आप करोगे लॉन्ग प्रोसेस का यूज करके। अभी आप यदि समझ पा रहे होंगे, हम जो इक्विलैटरल ट्रायंगल कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल सेंस में कर रहे हैं, मेंसुरेशन वाला नहीं कर रहे हैं, ठीक? और हमने अभी आपको सेंटर नहीं पढ़ाया है, समझ रहे हैं ना? तो सेंटर वाला टर्म आपको लिंक नहीं कर सकता हूं मैं। जब सेंटर पढ़ाऊंगा तो मैं फिर से इक्विलैटरल पढ़ाऊंगा, ठीक? तो अभी जो हमारा सेंस है सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंस है, उसमें भी बस हम आइसोसेलेस ट्रायंगल और कांग्रुएंसी का यूज हम कर रहे हैं। ना हम सेंटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ना ही हम सिमिलरिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दिक्कत नहीं। और ना ही हम मेंसुरेशन का क्वेश्चन, मेंसुरेशन तो अलग ही मैं करवाऊंगा। ये आप समझ पा रहे हैं? तो आपका काम है कि जो मैंने करवाया है उसको प्रॉपर कॉपी में लिखिएगा, ठीक है? देखते हैं और आगे क्वेश्चन है तो मैं करवाता हूँ। चलो अब क्वेश्चन नहीं है, हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। आपका काम है बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक इस क्वेश्चन को, आपको कॉन्सेप्ट को कॉपी में लिखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। मेन पर्पस जो है वो समझना है कि हम क्वेश्चन में क्या यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन कर देना बहुत बड़ा काम नहीं है, क्वेश्चन को समझ के करना, मतलब हम जो यूज कर रहे हैं वह क्या यूज कर रहे हैं, इसका मैथमेटिकल सेंस क्या है, ये समझ के करना, ये इंपॉर्टेंट काम है। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू। आपका काम है इसको बिल्कुल बारीकी से करना है।